कितनी बार तुझे समझाया है, लेकिन कहीं भी तू काम नहीं ढूंढता, हर वक्त आवारा घूमता रहता है। तू और तेरे दोस्त एक ही जैसे हैं, ना उन्हें कोई काम काज है और ना ही तुझे, बस घर वालों पर बोझ बनकर बैठे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा इकलौता बेटा है, आखिर कब जिम्मेदारी संभालेगा। अपने अब्बा को देख, पूरा दिन काम करके थके हारे घर आते हैं। तुझसे इतना नहीं होता कि काम में उनकी मदद ही कर दे। 2 घंटे जाकर दुकान में बैठ जा तो मैं भी तुझे मान लूं, लेकिन नहीं, तुझे तो मौत आती है ना। अम्मा किचन में खाना बनाती हुई मुसलसल मुझे बातें सुना रही थी और मैं कानों में हैंड फ्री डाले चुपचाप चारपाई पर लेटा गाने सुन रहा था। ये अम्मा का रोज का मामूल था, इसीलिए मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोजाना 1-2 घंटे तक मुझे यही लेक्चर देती रहती और उसके बाद थक हार कर चुप हो जाती। और इस सारे वक्त में मैं कानों में हैंड फ्री डाले कुछ ना कुछ सुनता रहता था। पिछले साल ही मैं तीसरी बार बीए में फेल हुआ था। अब अब्बा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे कि आगे दोबारा पेपर मत देना, मगर मैंने तो ठान ली थी कि मैं बीए करके ही रहूंगा, और वो भी अपनी मेहनत से, वो मेहनत जो मैं कभी करता ही नहीं था। लेकिन मैंने शर्त लगाई थी कि अपने दम पर बीए पास करके बताऊंगा। मैट्रिक और इंटर तो मैंने चीटिंग करके पास किया था और ये बात पूरा खानदान जानता था। दरअसल बचपन में ही मेरी मंगनी मेरे चचा की बेटी से तय हो गई थी और वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी। मुझसे छोटी थी लेकिन अपना मास्टर्स कर रही थी और मैं अब तक बीए में ही अटका हुआ था, जिस वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते और कहते कि लड़की तुमसे ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो तुमसे शादी क्यों करेगी। तब मैंने शर्त लगाई कि मैं अपने दम पर बीए करके दिखाऊंगा, फिर मेरी शादी पूरे धूमधाम से की जानी चाहिए। अम्मा अब्बा ने कहा कि ठीक है, तुम बीए करके दिखाओ, फिर हम तुम्हारी शादी पूरे धूमधाम से करेंगे। और मैं इतने सालों से बीए में ही अटका बैठा था। मेरे दोस्त और घर वाले कहते थे कि अब तुम हार मान लो और ढंग का काम करो। अगर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारे चचा तुम्हें कैसे अपनी बेटी का हाथ थमा देंगे। किसी की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि मेरे ख्याल में तो वो मेरी बचपन की मंगेतर थी और कोई चाह कर भी मेरा उससे रिश्ता नहीं खत्म कर सकता था। मुझे नहीं पता था वो मुझे पसंद करती है या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही संजीदा और बुर्दबार लड़की थी। कभी ज्यादा बात नहीं करती थी। जब भी मैं उसके घर जाता था वो चुपचाप चाय सामने ला कर रख देती और किताबें लेकर बैठ जाती थी। वो मुझे हर हाल में अच्छी लगती थी, चाहे मुझ पर तवज्जो दे या ना दे। अपनी जिंदगी में एक काम जो मैं बहुत ही लगन से कर रहा था वो था मंगेतर से मोहब्बत करने का। मेरी मंगेतर का नाम अरीशा था और वो खानदान की सबसे ज़हीन तरीन लड़की थी। बचपन में ही हम दोनों की निस्बत दादी अम्मा ने तय कर दी थी। हालांकि चचा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की मंगनी बचपन में तय की जाए, मगर दादी अम्मा के आगे किसी की नहीं चलती थी। मैं तो सारी जिंदगी दादी माँ का शुक्रिया ही अदा करता रहा कि उन्होंने अरीशा से मेरी मंगनी तय की। बचपन से उस पर मैं अपना हक समझता था, हालांकि वो मुझसे खेलती भी नहीं थी। उसके बावजूद मैं जबरदस्ती उसे हर खेल में शामिल करता। शुरू से उस पर अपना रोब जमाता, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होने लगी। और बहुत सी कजन्स ये भी कहती थी कि वो तुमसे डरती है। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं खुद पर फख्र करता था कि देखो अभी से वो मुझसे डर रही है। और अम्मा कहती थी कि तुम तो हो ही निखट्टू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लड़की को डरा कर खुश हो रहे हो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोस्तों के बीच में मेरी वाह वाह जो होती थी। वो रोजाना मुझे पटियां पढ़ाते थे कि लड़की को काबू करके रखना, वरना हाथ से निकल जाएगी। ज्यादा पढ़ी लिखी है, शादी के बाद तुम्हें आंखें ना दिखाने लग जाए। अब्बा अपनी करियाने की दुकान चलाते थे। मोहल्ले में ही दुकान बनी हुई थी। अम्मा मुझसे पूरा दिन कहती रहती कि कुछ देर जाकर दुकान पर बैठ जा और अपने अब्बा का हाथ बटा ले। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, उनसे इतना काम नहीं किया जाता।
लेकिन मैं अम्मा की बातों को सुनता ही नहीं था। मेरे ख्याल में मेरी उम्र सिर्फ मौज मस्ती करने की थी। पूरा साल मैं कॉलेज नहीं जाता था और सिर्फ इम्तहानात के वक्त मुंह उठाकर कॉलेज चला जाता। मेरे टीचर्स भी मुझसे बहुत तंग आ चुके थे। मैं हर साल फेल होता था और हर साल इसी कॉलेज में पेपर देने चला जाता। एक बार तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारा पेपर करवा देते हैं, तुम पास होकर यहाँ से निकल जाओ, दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं अपने दम पर पास होकर दिखाऊंगा। सब मुझसे इतना तंग थे कि जहाँ मुझे देखते मेरी बुराइयां करना शुरू हो जाते और मैं खुद को किसी महाराजा से कम नहीं समझता था। मेरे दोस्त मेरी खूब बड़ाइयां करते। मैं जानता था कि वो मुझे मस्के लगाते हैं। उसकी वजह ये थी कि हम जहाँ भी कुछ खाने पीने के लिए बैठते, हमेशा खर्चा मैं ही उठाता था। सबके हिस्से के पैसे मुझे ही देने पड़ते थे और ये सब मैं अपने आप को ऊंचा रखने के लिए करता था, ताकि सबके बीच में मेरी शान बनी रहे। गली के 3-4 लोफर लड़कों से मेरी बचपन से दोस्ती थी। हम टोली की सूरत में गली के कोने पर बैठे रहते और आते जाते हर एक पर जुमले कसते थे, मगर मेरी लड़कियों को छेड़ने की आदत बिल्कुल नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता था, इसीलिए अपने दोस्तों को भी सख्ती से मना कर रखा था कि कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। उन्हें ये बात पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मान लेते थे। मेरे चचा हमारे मोहल्ले में ही 2 घर छोड़कर रहते थे। जब भी मेरी मंगेतर वहां से गुजरती, मैं बहुत ही शौक से उसे देखा करता था। हालांकि वो मुझे एक बार भी निगाह उठाकर नहीं देखती थी। पहले जब वो कॉलेज जाती थी तब मैं उसके पीछे पीछे जाता और जब तक वो बस में ना चढ़ जाती मैं वहीं बस स्टॉप पर खड़ा रहता। फिर एक दिन उसने मुझे मना किया और कहा कि मेरा पीछा मत किया करो, लोग गलत समझते हैं। पहली बार वो मुझसे कुछ कह रही थी, मैं उसकी बात कैसे टाल सकता था। झट से हाँ कर दी और कहा कि ठीक है, मैं आइंदा तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। लेकिन गली में खड़े होकर उसे जरूर देखता था। वो जानती थी कि मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगा, इसीलिए खामोश हो गई। मेरे चाचा हमेशा गुस्से में रहते थे। जहां भी मुझे देखते गुस्से से घूरते रहते और मुझसे कहते कि कुछ कमाते हो या नहीं, जब देखो इधर उधर घूमते रहते हो। मैं अपनी बेटी हरगिज भी ऐसे निकट्टू के हवाले नहीं करूंगा। बेशक अम्मा जान ने इस दुनिया से जाते जाते तुम लोगों की मंगनी कर दी, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ। अपनी बेटी के बारे में सोच समझ कर ही फैसला करूंगा। मुझे अपने चचा की ये बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मैं परवाह बिल्कुल नहीं करता था, ना ही सुधरने की कोशिश करता था। मेरे ख्याल में तो चचा चाह कर भी इस मंगनी को तोड़ नहीं सकते। उन्हें हर हाल में अपनी बेटी मुझे ही सौंपनी होगी, इसीलिए लापरवाही में जी रहा था। मगर अम्मा की फिक्र हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उन्हें ना सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि चाचा इस मंगनी को तोड़ ना दे, बल्कि इस बात की भी फिक्र थी कि मैं अपना मुस्तकबिल अपने हाथों से बर्बाद कर रहा हूँ। मैं अम्मा से कहता था कि हमारी दुकान अच्छी चलती है, बैठ कर खा रहा हूँ, तो आप क्यों मुझे तकलीफ देना चाहती हैं? आप मुझे ऐसा लड़का बनना पड़ेगा जो जाकर दुकान पर बैठकर खून पसीना बहाए। ये सब मुझसे नहीं होता। मैं तो कोई बिजनेस करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा, ऐशो इशरत से रहूंगा। देखना, मैं आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊंगा। मैं रोज ही ऐसे ख्वाब देखा करता था और अम्मा से भी यही सब कहता था, जिसे सुनकर अम्मा कहती कि अब आंखें खोल ले, नींद से जाग ले। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। कारोबार करना इतना आसान नहीं है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। लेकिन तू तो सिर्फ सोने में ही दिन रात एक कर सकता है। इतना नहीं कहता कि पूरा दिन घर पर बैठा रहता है, कम से कम मेरा हाथ ही बटा दे। मेरे जोड़ों में दर्द रहता है और छोटे से छोटा काम भी मुझे करना पड़ता है। कम से कम अपने कपड़े खुद धो लिया कर। लेकिन तू तो हिलकर पानी भी नहीं पीता। मैंने अम्मा से कहा कि अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो जल्दी बहू लेकर आ जाओ ना, फिर वो तेरा काम कर देगी। अम्मा मुझसे कहने लगी कि तुझ जैसे लड़कों को कोई अपनी बेटी नहीं देता
और तेरा चाचा तो बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, मैं तुझे लिख कर देती हूँ, वो अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर देंगे। अम्मा की इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, ऐसे कैसे तय कर देंगे? जब वो मेरी मंगेतर है तो उसकी शादी कहीं और हरगिज नहीं हो सकती। आप यूं कहें ना कि आपको वो पसंद नहीं है। मेरी ऐसी जबान दराजी पर अम्मा हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हारी जबान कितनी चलती है, वो इतनी अच्छी बच्ची है, मुझे क्यों पसंद नहीं होगी? लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे आवारा और लोफर के साथ उस बेचारी का मुस्तकबिल तबाह हो। मैंने अम्मा से कहा कि अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही है, तुझे मुझ पर यकीन नहीं है क्या अम्मा? अम्मा बोली, नहीं, हरगिज भी नहीं। जा अपना काम कर, तेरे वो आवारा किस्म के दोस्त तेरा इंतजार कर रही होंगे। अम्मा के झाड़ पिलाने पर मैं झुंझुलाता हुआ बाहर दरवाजे की तरफ आया और गुस्से से दरवाजा खोला तो वाकई में सामने मेरे तीनों दोस्त अपने पीले पीले दांत निकाले खड़े थे। एक पल को तो उनके चेहरे देखकर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि घर बैठकर अम्मा की सलाह बातें सुनने से तो अच्छा है बाहर जाकर थोड़ा उनके साथ घूम फिर लिया जाए, अपना गुस्सा भी उन पर उतार दूंगा। यही सोचकर मैं उन तीनों के साथ बाहर आ गया। मेरे वो तीनों दोस्त एक नंबर के बदमाश थे। मेरा चेहरा देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं अम्मा से अंदर कड़वी कसीली सुन रहा था, इसलिए मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहने लगे, भाई क्या हुआ? आज फिर से माँ जी ने लेक्चर दिया है। वैसे भी वो सही कहती है, बीए तो आपसे पास होगा नहीं, इससे बेहतर है कि कोई काम काज ही कर ले, ये ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए। मैंने रख कर एक थप्पड़ उसे मारा और कहा, अपनी काली जबान बंद कर। मुझ जैसे गबरू जवान को कोई इनकार नहीं कर सकता, और बीए पास नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ, शादी तो करके ही रहूंगा ना। वैसे भी मर्द की पढ़ाई नहीं कमाई देखी जाती है। तो मेरा दूसरा दोस्त कहने लगा, भाई वो भी तो नहीं है आपके पास, ना तो आप पढ़ाई करते हो ना ही कमाई करते हो, दोनों में से कुछ नहीं है। कह तो वो बिल्कुल ठीक रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा, अब्बा की कमाई तो है ना, हमारे करियाने की दुकान है, कितनी अच्छी चलती है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी और हमारी कमाई होती रहेगी। वैसे भी इस दुकान का इकलौता वारिस मैं ही हूँ, तो परेशानी की कोई बात नहीं। जब अब्बा ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे और दुकान नहीं चला पाएंगे तो मैं किसी को किराए पर दे दूंगा और घर पर रहकर ऐश करूंगा। देखा कैसा कारोबारी दिमाग है मेरा, 3-4 दुकानें और बना लूंगा और एक दिन मैं बड़ी मार्केट में भी अपनी बहुत सारी दुकानें खोलूंगा। देखना तुम लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करूंगा। मैं हमेशा की तरह ख्वाब सजा रहा था, जिसे सुनकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उनके हंसने पर मुझे सख्त गुस्सा आया, क्योंकि वो सरासर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई भी मेरी किसी बात को संजीदा लेता ही नहीं था, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपनी बातों को संजीदा नहीं लेता था, तो कोई दूसरा क्या लेगा। गली में घूमते घूमते मैं अब्बा की दुकान के सामने आकर बैठ गया। अब्बा ने मुझे देखा तो कहने लगे, तुम्हारी सुबह हो गई है, टाइम देख रहे हो 12 बज रहे हैं, इस वक्त तुम उठ रहे हो, शर्म तो नहीं आती ना। मैंने अब्बा की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया, फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। अब्बा भी सर झटक कर ग्राहकों के साथ मसरूफ हो गए। कुछ देर बाद वहां से मेरे चाचा गुजरे, मुझे देखकर रुक गए और हमेशा की तरह गुस्से से घूरने लगे और फिर कुछ सोचते हुए अब्बा की दुकान की तरफ मुड़ गए। मुझे लगा कि शायद अब्बा से मेरी शिकायत लगाएंगे, लेकिन आखिर क्या शिकायत लगा सकते हैं। इतने दिन से तो मेरी उनसे वैसे भी मुलाकात नहीं हुई थी। दूर से दोनों बातें करते हुए नजर आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि आखिर क्या बात कर रहे होंगे। अब्बा के चेहरे पर एकदम से परेशानी नजर आने लगी। थोड़ी देर तक वो दोनों आपस में बातचीत करते रहे। जब वो चले गए तो मैं अब्बा के पास आया और पूछा, चाचा क्या कह रहे थे आपसे, क्या बात है? अब्बा ने कहा कि तुम्हारी नालायकियों का जिक्र कर रहे थे और उनका कहना था कि जल्द ही इससे कहो कोई नौकरी कर ले, कम से कम 10,000 रुपये ही कमा ले महीने के, तब भी मैं उसे अपनी बेटी दूंगा। वही चाचा की पुरानी बातें।
अब तो मैं बोर हो गया था ये सब सुन सुनकर। मैंने अब्बा से कहा कि उन्हें इतनी जल्दी क्या है, आखिर हमारी दुकान चल तो रही है और ये मेरी उम्र नहीं है कमाने की, बाद में कमा लूंगा। उन्हें अगर शादी की फिक्र है तो हम कल ही जाकर शादी की तारीख पक्की कराते हैं। मेरी बात सुनकर अब्बा का मुंह खुला का खुला रह गया और बोले, बरखौरदार, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अपना काम तुमसे संभाला नहीं जाता और तुम शादी करोगे। देखो तो सही खुद को कपड़े कैसे पहने हुए हैं तुमने, कमीज कोई और, शलवार कोई और। अब्बा के कहने पर मैंने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली तो वाकई मैंने अलग अलग रंगों के कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर एक पल को तो मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर अब्बा से कहने लगा, ये फैशन है, आपको क्या पता आजकल किस तरह का फैशन चलता है। लड़कियां ऐसे हुलिये पर मरती हैं और मुझ पर तो बहुत ही सारी लड़कियां मरती हैं, मगर मैं तो अपनी मंगेतर से इतना वफादार हूँ कि बस उसी के बारे में सोचता हूँ और किसी लड़की को निगाह उठाकर देखता भी नहीं। मुझ जैसा दामाद कहाँ मिलने वाला है चाचा को। अब्बा मेरी बातें सुनकर सट पीट कर रह गई और मुझसे कहा कि चलो घर जाओ, जाकर नाश्ता वगैरह करो। मुंह भी ठीक से धोया नहीं है तुमने, पता नहीं कब सुधरोगे। नाश्ते का नाम सुनकर मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो बिना नाश्ता किए ही घर से निकल आया था। अब तो भूख भी काफी जोरों की लगी हुई थी। चलो घर चलकर अम्मा से बात करता हूँ कि नाश्ता बना दे। थोड़ा झगड़ना पड़ेगा और मिन्नतें भी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही नाश्ता मिलेगा, क्योंकि अम्मा को मेरे दिन चढ़े तक सोने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो खुद सुबह सवेरे उठ जाती थी और पूरा वक्त मुझे उठाती रहती थी, मगर मैं इतना ढीठ था कि 12 बजे से पहले उठता ही नहीं था। उसके बाद नाश्ता मिलना तो बहुत ही दुश्वार हो जाता था। अम्मा की मिन्नतें कर कर के थक जाता था, तब जाके वो मुझे नाश्ता देती थी। उनका कहना था अगर नाश्ता करना है तो सुबह 8 बजे नाश्ते की टेबल पर आ जाया करो। 8 बजे तो मैं ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा होता था। अभी भी मैं घर आया तो अम्मा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे नाश्ता दे दे अम्मा। अम्मा बोली, आ गए आवारागर्दी करके, नाश्ता करना है ना तो खुद ही बना ले, मैं नहीं बना कर देने वाली। मैंने अम्मा से कहा कि मेरे जरा नाजुक नाजुक हाथों को देखो, ये नाश्ता बनाने के लिए बने हैं क्या? नाश्ता बना देना, मैं इकलौता बेटा हूँ आपका। अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बना कर दूंगी। कल तुम्हारा चाचा आया था, वो कह रहा था कि अगर अब इसने कोई नौकरी नहीं की तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दूंगा, इस मंगनी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दूंगा। मैंने अम्मा से कहा कि कुछ देर पहले चाचा अब्बा की दुकान पर भी आए थे और अब्बा ने भी यही बात बोली। क्या वाकई में चाचा संजीदा है? अम्मा कहने लगी, तुझे क्या लगता है, तू अपने चाचा को जानता नहीं है? एक बार जिस बात का इरादा कर लेते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहते हैं। अगर उन्होंने ये मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया तो वो हर हाल में इस मंगनी को ख़त्म करके रहेंगे। न सिर्फ तेरी मंगनी ख़त्म होगी, बल्कि हमारी और तेरे चाचू के रिश्तेदारी भी खराब हो जाएगी और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, क्योंकि तेरी ही हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है। तेरे अब्बा नहीं चाहते कि अपने भाई से रिश्ता खराब हो, वो उनका इकलौता भाई है, मगर वो भी तो अपनी बेटी की जिंदगी तुझ जैसे लापरवाह के साथ खराब नहीं होने दे सकते। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, जाकर कोई काम काज कर ले। अगर अब्बा के साथ दुकान पर नहीं बैठना तो कोई और नौकरी ढूंढ ले। बता, तेरे अब्बा तेरे लिए कोई काम ढूंढ कर तुझे दे देंगे। कम से कम कुछ कमा कर ले आता कि तेरे चाचा को पता चले कि तू उनकी बेटी के काबिल है। देख, वो भी बेटी वाले हैं, उन्हें इस बात का डर है कि तू शादी के बाद उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाएगा। अगर तू जिम्मेदारी नहीं उठा सकेगा तो शादी करने का क्या फ़ायदा? अम्मा के कहने पर थोड़ी देर तो मुझे परेशानी हुई, लेकिन फिर मैंने अम्मा से कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मुझे अभी कोई काम काज नहीं करना। अम्मा बोली, तुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, जब पानी तेरे सर के ऊपर से गुजर जाएगा ना, तभी तुझे अंदाज़ा होगा कि हम तुझे बार बार क्यों कह रहे हैं कि काम कर। और मुझे नहीं पता कि तुझे फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन उस लड़की को ज़रूर पड़ता होगा
अगर एक बार उसकी मंगनी टूट गई तो आगे सारी जिंदगी उसे यही ताना सुनने को मिलेगा। तेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब होकर रह जाएगी। और तू जैसे लड़के से भी अगर उसने शादी कर भी ली तो भी एक जहन्नुम में रहेगी। दोनों सूरतों में उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्यों उस बेचारी के साथ तू ज्यादती करने पर तुला हुआ है? मैंने अम्मा से कहा कि ये सब लेक्चर बाद में देना, पहले मुझे नाश्ता दे दे, मगर अम्मा ने मुझे डांट कर वहां से भगा दिया। मैं जानता था कि आज नाश्ता नहीं मिलने वाला। अम्मा की कही गई बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी, यानी कि चचा पक्का इरादा कर चुके थे, मगर मैं काम नहीं कर सकता था, ये बात तो तय थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर अरीशा से खुद बात करता हूँ कि वो अपने अब्बा को समझाए कि ये जिद छोड़ दे और तुम्हारा कहीं और रिश्ता ना ढूंढे। हमारी दुकान अच्छी चलती है, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। यही सोचकर मैं चाची के पास चला आया। उस वक्त चाचा घर पर नहीं थे, इसीलिए चाची ने मुझे अंदर आने दिया, वरना चाचा के होते हुए कोई भी मुझे अंदर नहीं आने देता था। उसकी वजह यह थी कि चाचा ने कहा था कि जब तक ये कमाना नहीं शुरू कर देगा ये हमारे घर नहीं आ सकता। बहरहाल अब मैं आया और मैंने चाची से कहा कि मुझे अरीशा से कुछ बात करनी है। चाची ने उसे बाहर बुलाया और कहा कि ये तुमसे कुछ बात करना चाहता है। मैंने अरीशा से कहा कि देखो, हम दोनों की मंगनी बचपन से तय है और ये दादी माँ ने तय की थी। मैं इस मंगनी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ, लेकिन मैं काम काज नहीं कर सकता। मेरा इरादा कारोबार करने का है और इसमें कई साल लग जाएंगे। हमारी दुकान अच्छी चल रही है तो चाचा को क्या मसला है? वो बार बार आकर मेरे माँ बाप को क्यों परेशान कर रहे हैं कि वो ये रिश्ता तोड़ देंगे? तुम जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम कितना पसंद करती हो मुझे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर चाचा तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आए तो तुम मना कर देना और कहना कि नहीं, तुम्हें कहीं और शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ। तुमसे मंगनी तय हो जाने के बाद भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, और अगर ये टूट जाएगी तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने कभी भी मुझे इस रिश्ते में अपनायत का एहसास नहीं दिलाया। सब कहते हैं कि अगर तुमसे मेरी शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तुम बहुत लापरवाह हो। शादी एक जिम्मेदारी होती है और शायद तुम इस जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं हो, मगर मेरे अब्बा मेरी शादी करना चाहते हैं और वो जल्द ही कहीं और रिश्ता तय कर देंगे, क्योंकि वो रिश्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने अरीशा से कहा कि तुम्हारे अब्बा चाहे जितनी मर्जी रिश्ते ढूंढ ले, मैं तुम्हारी शादी हरगिज़ भी कहीं और नहीं होने दूंगा। ये कहकर मैं गुस्से से वहां से उठकर आ गया। अरीशा की बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि 5 साल पहले हमारे बड़ों ने बाकायदा एक छोटे से फंक्शन में हमारी मंगनी की रस्म अदा की थी। दादी ने तो बचपन में ज़बानी कलामी ही बात पक्की की थी, लेकिन अब सबके सामने हमारी मंगनी हुई थी। अब तो मैं सही मायनों में परेशान हो गया था, क्योंकि बात बहुत ही ज़्यादा संजीदा हो चुकी थी। चाचा आए रोज़ कोई न कोई नया रिश्ता देखते थे ताकि जल्द से जल्द अरीशा की शादी कर दी जाए, लेकिन मैं और मेरे दोस्त मिलकर लड़के वालों को भगा देते। लेकिन आखिर हम कब तक रोक सकते थे? चाचा को समझ आ गया था कि हम लोग ही सारे रिश्ते खराब कर रहे हैं। तभी उन्होंने हमारे इल्म में लाए बिना ही चुपचाप रिश्ता तय कर दिया। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जब से मेरी मंगनी टूटी थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अम्मा से लड़ना भी मैंने छोड़ दिया था। अम्मा को इस बात का दुख था कि मेरी मंगनी टूटी है। वो जानती थी कि मैं अरीशा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और एक सिर्फ वही है जिसको लेकर मैं संजीदा हूँ, मगर वो इस बात पर भी खुश थी कि मुझ जैसे शख्स के साथ उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो रही। वो हर वक्त उसकी खुशियों के लिए दुआ करती। मैंने कई बार अरीशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे उससे बात नहीं करने दी। अम्मा अब्बा चुप हो गए थे। अरीशा की मंगनी हुई तो वो दोनों तोहफे तहाइफ लिए वहाँ चले गए। रिश्तेदारी भी खराब नहीं कर सकते थे और यहाँ पर कसूरवार उनका अपना बेटा ही था।
मैं उस रात टूट कर रोया था। वो अब किसी और के नाम से जुड़ने वाली थी। आखिर ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जिसे बचपन से अपना माना था, अब वो किसी और की होने वाली थी। मैं घर में एक कमरे में बंद रोए जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, लेकिन उसे किसी और के साथ रुखसत नहीं होने दूंगा। मैंने दिल ही दिल में मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। फिर एक नतीजे पर पहुंचकर मैं मुतमईन हो गया। अम्मा अब्बा उसकी मंगनी से वापस आए तो काफ़ी उदास थे। हमेशा यही सोचा था कि वो हमारे घर की बहू बनेगी। अब्बा कहने लगे, हमारा बेटा ही ऐसा है, इसने अपने हाथों हीरा गंवा दिया है। चलो, वो बच्ची जहाँ रहे हमेशा खुश रहे। उन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिल पर खंजर चल रहे थे। वो कह रहे थे कि अरीशा आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मंगनी के जोड़े में उस पर बहुत अच्छा रूप आया था। दुल्हन बनकर तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने तो हमेशा से उसे अपनी दुल्हन तस्वुर किया था, और अब वो किसी और के लिए सज संवर कर बैठे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करता? मैंने अपने दोस्तों को जमा किया और उनसे कहा कि तुम लोग तैयार रहना। मैंने पूरा मंसूबा बना लिया और धीरे धीरे उन्हें अपना मंसूबा बताने लगा। वो सुनते जा रहे थे और हैरान होते जा रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हम तो समझते थे कि बस तुम वैसे ही उसके पीछे पागल हो, लेकिन तुम तो सच में उससे इतनी मोहब्बत करते हो। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और किसी और का होने नहीं दे सकता। अब हमें इस मंसूबे पर अमल करना है। तुम तीनों गायब मत होना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगले हफ्ते ही उसकी शादी होने वाली थी। ये पूरा हफ्ता मैंने कांटों पर गुजारा था, बिल्कुल चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता। अम्मा को लगता कि जैसे मुझे सदमा लग गया है। वो जो सोच रही थी कि मैं बहुत वावेला मचाऊंगा, और चाचा भी यही सोच कर बैठे थे कि मैं उनके घर आकर हंगामा करूंगा। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया और खामोशी से सही वक्त का इंतजार करता रहा। सबको लगता रहा कि मुझे इश्क का वक्ती बुखार चढ़ा था जो कि उतर गया है और मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये सब उनकी गलतफहमी थी। मैं हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे अरीशा पर आ रहा था, जिसने मुंह पर मुझे कहा था कि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती और उसके अब्बा जहां भी उसका रिश्ता तय करना चाहेंगे वो इनकार नहीं करेगी। उसे लगता था कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इतने सालों में एक बार भी उसने मुझे ये नहीं कहा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। 5 साल हो गए थे बाकायदा मंगनी को। एक बार तो सही वो मुझे कह सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तो कभी मुझसे बात भी नहीं की थी। मैं कैसे जान पाता कि उसके दिल में क्या है? मैंने अपने दोस्तों को काम बता दिया था कि पता लगाएं आखिर अरीशा शादी के लिए तैयार होने किस पार्लर में जाएगी। बस ये पता लग जाता तो आगे मेरा काम आसान हो जाना था। मैंने एक पुराने दोस्त से जाकर एक गाड़ी किराए पर ली और जिस दिन अरीशा तैयार होने के लिए पार्लर गई, हम चारों दोस्त मिलकर उसके पीछे दूसरी गाड़ी में बैठकर पार्लर चले गए। हमारा इरादा था कि पार्लर से अरीशा को अगवा करके अपने साथ ले जाएं और उसे निकाह करने के बाद उसे मैं वापस घर ले आऊं। तब तो सभी को उस शादी को कबूल ही करना पड़ता। हम लोग पार्लर के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 3 घंटे बाद वो दुल्हन बनी बाहर आई। उसे देखकर तो मैं एक पल को सब कुछ भूल गया। वो इतनी हसीन लग रही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो मेरे लिए नहीं सजी है। हम चारों ने अपने चेहरों पर मास्क पहना और जैसे ही अरीशा करीब आई, फौरन से उसकी नाक पर बेहोशी की दवा में डूबा रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। मैंने पहले से ही बाकी इंतजाम कर रखा था। उसे बेहोशी की हालत में लेकर एक दोस्त के घर पर आया। वहाँ निकाहख्वां और गवाहान पहले से मौजूद थे। अरीशा होश में आई तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें अभी मुझसे निकाह करना होगा। मैं नहीं चाहता,
कि चाचा तुम्हारी शादी कहीं और करें। मुझे ये कबूल नहीं है। वो मुझसे फरियाद करने लगी और बोली कि नहीं, मुझे यहाँ से वापस जाने दो। देखो, वो सब वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करता हूँ, उसके बावजूद तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? अगर कोई मसला था तो तुम मुझे पहले बोल सकती थी, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं बोला और मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ से उम्मीद रही। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। तुम्हें मुझसे निकाह हर हाल में करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरी धमकी सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ? मगर मैं मजबूर हूँ। मैं हैरान रह गया। आज से पहले तो उसने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं कही थी कि वो मुझे पसंद करती है, इसलिए मेरा हैरान होना तो बनता था। मैंने उससे पूछा, कैसी मजबूरी? क्या चाचा ने तुम्हें मजबूर किया था? तो उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिस लड़के से मेरा रिश्ता पक्का हुआ है, दरअसल वो कॉलेज में मेरा क्लास फेलो था, तब से मेरे पीछे पड़ा था। मैं हमेशा उससे बचकर रहती थी। मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही बुरी आदत का मालिक है। मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी कि एक लड़का मुझे तंग कर रहा है। तुम मेरे मंगेतर थे। मैंने सोचा कि तुमसे बात करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा से लापरवाह रहे थे, इसलिए मैंने तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वैसे भी तुमसे डर लगता था। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे लगा मेरी उससे जान छूट जाएगी, लेकिन वो हर जगह मेरा पीछा करने लग गया। एक दो बार तो मैंने उसे मना भी किया, मगर वो बदतमीजी पर उतर आया। फिर न जाने उसे कैसे पता चला कि मेरी मंगनी खत्म हो गई है और मेरे अब्बा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये मंगनी खत्म हो, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से कोई भी मेरी शादी तुमसे करने को राजी नहीं था। उस लड़के ने अपने घर वालों को मेरे अब्बा से मिलने को कहा और यूं हमारा रिश्ता पक्का हो गया। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मैं अपने घर वालों को मना कर दूंगी, वो वहाँ शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ एक होटल में ले गया और वहाँ जाकर उसने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं, लेकिन बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कुछ तस्वीर भेजी और कहा कि मैंने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया था, लेकिन तुम्हारी कुछ तस्वीर ली हैं। अगर ये मैं तुम्हारे खानदान के मर्दों को भेज दूं तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। वो इतनी तकलीफ में इतने अरसे से रह रही थी और मैं जो उससे मोहब्बत का दावा करता था, ये भी नहीं जान पाया कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मुझे सख्त गुस्सा आया। आज वो लड़का बारात लेकर आ रहा था। मैंने अरीशा से कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ, हम चलते हैं, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ कर आता हूँ। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वापस अरीशा को लिए चचा के घर आया। चाचा वगैरह सब परेशान थे कि अरीशा कहाँ गई है पार्लर से, अब तक वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरा जो कज़न उसे लेने गया था उसने यही बताया था वापस आकर कि अरीशा वहाँ नहीं है। अम्मा अब्बा ने जब देखा कि मैं भी घर पर मौजूद नहीं हूँ तो उन्हें शक हुआ कि ज़रूर मैं ही उसे लेकर गया होऊंगा, और अब मैं उसे वापस लाया तो चाचा ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा कि तुम्हारा दिल नहीं भरा जो हमारी मजीद बदनामी करवा रहे हो। इतने साल तुम इसका ख्याल नहीं रख पाए, उस वक्त तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े रखा। तुमसे कहते रहे कि शादी की तैयारियां करो,
खुद को किसी काबिल बनाओ ताकि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा सकूं। लेकिन तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते थे, तो अब इसकी इज्जत क्यों खराब करने पर तुले हो? एक अच्छे लड़के से मैंने इसका रिश्ता तय कर दिया है। चाचा की बात सुनकर मैं जोर से हंसने लगा और कहा कि अच्छा लड़का, आप उसे जानते हैं कि कितना सा है? आपको पता है कि आपकी बेटी कितने अरसे से तकलीफ में रही है। चले मेरी तो मंगेतर थी, कोई शरई रिश्ता नहीं था, लेकिन आपकी तो बेटी थी ना। आप समझ नहीं पाए कि वो परेशानी में है? एक बार भी उससे पूछा? इस रिश्ते में भी उसकी मर्जी नहीं थी। ये हमेशा से मुझसे शादी करना चाहती थी और उस घटिया लड़के ने उसकी कुछ तस्वीर लेकर इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसी नतीजे में ये अपने आप को मारकर उससे शादी कर रही है ताकि इसकी इज्जत बनी रहे और आप में से किसी का सर ना झुके। मेरी बात सुनकर तो चाचा और बाकी सब लोग परेशान हो गए। अब्बा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मानता हूँ कि मैं लापरवाह हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जिस लड़की से मेरी मंगनी तय हुई हो, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसकी जिंदगी खराब कर दूँ। मैं आज भी इससे इतना ही प्यार करता हूँ और इसे पाने के लिए इस हद तक नहीं गिर सकता कि इसकी इज्जत दांव पर लगा दूँ। चाचा ने अरीशा से जब यही सब पूछा तो उसने इकरार कर लिया और कहा कि हाँ, उस लड़के की हकीकत यही है। अब सबको सख्त गुस्सा चढ़ गया और वो लोग बकते झकते वहां से निकल गए। उनकी असलियत जो खुल गई थी। चाचा ने आकर अब्बा से कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ। बेशक ये कमाता नहीं है, लेकिन ये मेरी बेटी की अच्छे से हिफाजत कर पाएगा। मुझे इस बात का यकीन हो गया है। चाचा की बात सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए। मैं जो कुछ देर पहले इस बात से परेशान था कि वो किसी और की ना हो जाए, अब मंजर बदल गया था और वो मेरी होने जा रही थी। उसके चेहरे की तरफ मैंने निगाह की तो वहां पर खुशी फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद निकाह शुरू हुआ। इजाबो कबूल के बाद मेहमानों में छवारे बांटे गए। हम सब लोग आकर बारी बारी मिल रहे थे। तभी खानदान की फापे कुटनी औरत हमारे सामने आई, जिसे देखकर मैंने मुंह बना लिया। हमेशा जब भी मेरे सामने आती थी ऐसी जली कटी बातें करती थी कि मेरा तो दिल ही जल कर रह जाता था। अब भी मेरे सामने आकर कहने लगी, हाँ तो बताओ बेटा, बीए हो गया, तुम्हारा नौकरी लग गई। उसकी बात सुनकर मेरा दिल किया कि छुहारे की प्लेट उठाकर उसके सर पर मार दूं, लेकिन मैं दूल्हा था और ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था। उस औरत की बात सुनकर सब जोर से हंसने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि मैं अपनी रविश नहीं बदल सकता। मगर मेरा इरादा था कि मैं अगले साल जरूर पास होऊंगा। और जब अब्बा ने मेरा ये इरादा सुना तो दोबारा से सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कभी भी बीए पास नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी जिसके लिए मैं बीए करना चाहता था वो तो मुझे मिल गई थी, और मुझे क्या चाहिए था? उसका साथ पाकर बहुत ज्यादा खुश था। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और आज ही हमारी शादी की सालगिरह है। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और मैं अब्बा की दुकान के साथ साथ अपनी 3 दुकानें और संभालता हूँ। उन्हें वैसे तो मैंने किराए पर चढ़ाया हुआ है, लेकिन उनका काम काज देखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। वो सब लोग जो मुझे निकम्मा निकम्मा कहते थे, अब मेरे गुण गाते हैं और मेरे वो 3 दोस्त मेरे साथ ही काम करते हैं। सच कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को बिल्कुल ही बदल कर रख देती है, और मुझे भी मोहब्बत ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। मैं जो कहता था कि कभी भी काम पर नहीं जाऊंगा, शादी के तीसरे दिन ही अब्बा की दुकान पर जाना शुरू कर दिया, और मेरी ऐसी काया पलट पर सब हैरान रह गए। अम्मा जो हमेशा शिकवा करती थी कि मैं हिलकर पानी भी नहीं पीता, अब मैं अपनी बीवी के कपड़े भी अपने हाथों से धोता था, और सब मुझे जन मुरीद कहते थे।